नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। हस्तक्षेप का बुलेटिन, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया के उन तमाम अहम घटनाक्रमों के बारे में जो आज सुर्खियों में रही। तो आज की प्रमुख खबरों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बिहार में हेल्थ मॉडल लागू करने का वादा, पुरी की रथ यात्रा में भगदड़ और वीआईपी संस्कृति पर कांग्रेस का हमला, एसीपी के वायरल बयान पर लोकतंत्र बनाम दमन का नया विमर्श, आरएसएस नेता होसबोले पर मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा पलटवार, महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति को लेकर मराठी अस्मिता का मुद्दा, मिजोरम में रेमना नी की ऐतिहासिक यादें और ईरान की संयुक्त राष्ट्र से अमेरिका इसराइल के खिलाफ शिकायत। खेल की दुनिया से भी आई एक ऐतिहासिक खबर, जहां केशव महाराज ने रचा नया इतिहास। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राजस्थान जैसा हेल्थ मॉडल लागू करेंगे। आज पटना में एक प्रेस वार्ता के दौरान गहलोत ने कहा कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जो मॉडल तैयार किया गया है उसकी तुलना पूरे देश में किसी राज्य से नहीं की जा सकती। अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान का राइट टू हेल्थ कानून और सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने वाली योजना ने आम जनता को राहत दी है। गहलोत ने कहा कि हमने राजस्थान में एक ऐसा हेल्थ मॉडल बनाया जिसमें इलाज, दवाएं और जांच सब कुछ मुफ्त है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित है, जबकि राजस्थान में हर नागरिक को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि यदि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राजस्थान की तर्ज पर एक मजबूत और समावेशी स्वास्थ्य मॉडल यहां भी लागू किया जाएगा। गहलोत ने बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को चिंताजनक बताया और कहा कि डायरिया, टाइफाइड, टीबी, एचआईवी, डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में न केवल चिकित्सा उपकरणों की भारी कमी है, बल्कि सरकार द्वारा आवंटित स्वास्थ्य बजट का भी पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। गहलोत ने केंद्र सरकार से भी अपील की कि वह राजस्थान के हेल्थ मॉडल को पूरे देश में लागू करे। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री रहते हुए 25 लाख तक के मुफ्त इलाज की घोषणा शुरू की थी, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिली। यही मॉडल पूरे देश में भी लागू किया जाना चाहिए। राजस्थान में हमने राजस्थान हेल्थ मॉडल बनाया है, जिसकी तुलना पूरे देश में कहीं नहीं हो सकती है। एक ऐसा मॉडल जिसमें प्रत्येक परिवार को इंश्योरेंस कवर दिया गया है, जो कि कंट्री में कहीं नहीं है। भारत सरकार की जो स्कीम है आयुष्मान भारत की, वो भी खाली 40% लोगों को कवर करती है। आम लोगों को इन बातों की जानकारी होती नहीं है। जो सर्वे होता सोशल इकोनॉमिक सेंसस सर्वे हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में, उसको काम लेके आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई, जो करीब करीब 40% लोगों को कवर करती है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहाँ 100% लोगों को हमने कवरेज दी है। पूरे प्रदेश सब लोग, और अगर वो पैसे वाले हैं तो 850 में जमा करा दीजिए। ये ऐसी योजना कहीं नहीं। करीब 50 लाख जो है मरीज, उनको फायदा मिल चुका है। मुफ्त इलाज की योजना का वादा तो अशोक गहलोत ने कर दिया, लेकिन क्या पुरी की भगदड़ गौतम अडानी की वजह से हुई? जी, पुरी की ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा इस बार न केवल भगदड़ और व्यवस्था के चलते चर्चा में रही, बल्कि अब इस पर राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। श्री उल्का ने दावा किया कि इस वर्ष की रथ यात्रा को गौतम अडानी की वीआईपी एंट्री के कारण रोका गया। सप्तगिरी उल्का ने कहा कि रथ यात्रा कोई इवेंट नहीं, हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यह पहला मौका है जब रथ यात्रा बीच में रुक गई। कोरोना काल में भी ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि रथ यात्रा के दिन प्रशासन ने लगभग 5000 कॉर्डन पास जारी किए, जिनमें सांसद, विधायक और वीआईपी लोग शामिल थे। इसकी वजह से रथ यात्रा की रफ्तार बाधित हुई और आम श्रद्धालुओं को दर्शन करने से रोका गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि रथ यात्रा के दिन मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा रही कि गौतम अडानी उस दिन यात्रा में भाग लेने वाले थे, लेकिन वे एक दिन बाद पहुंचे। इसी संदर्भ में सप्तगिरी उल्का ने सवाल पूछा कि क्या रथ यात्रा को अडानी की उपस्थिति के अनुसार रोका गया? कांग्रेस का कहना है कि ओडिशा सरकार ने दावा किया था कि यह एआई आधारित निगरानी और इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम से लैस यात्रा होगी। इसके बावजूद 700 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए, 7 लोगों की जान गई, घायलों को प्राथमिक उपचार तक नहीं मिला।
पुलिस तैनाती केवल वीआईपी सुरक्षा तक सीमित रही। सप्तगिरी उल्का ने केंद्र और राज्य सरकार के सामने मांगे रखी कि मृतकों की संख्या और सही सूची सार्वजनिक की जाए, मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, गंभीर घायलों को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाए, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें, न्यायिक जांच बैठाई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों नेताओं को जेल भेजा जाए, बीजेपी सरकार प्रभु जगन्नाथ और श्रद्धालुओं से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने भगवान की भक्ति और आस्था को इवेंट मैनेजमेंट में बदल दिया है। वीआईपी संस्कृति के चलते आम श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ी। कांग्रेस ने यह भी याद दिलाया कि पिछले साल बलभद्र जी की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर भी सरकार ने जांच का वायदा किया था, लेकिन आज तक कोई ठोस रिपोर्ट सामने नहीं आई। पुरी की रथ यात्रा को लेकर कांग्रेस के आरोपों ने ओडिशा सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और क्या रथ यात्रा की गरिमा को लेकर कोई संस्थागत सुधार होते हैं कि नहीं होते हैं। कि जो मुख्य प्रशासक है उसने ये कहा कि शायद सारे भक्त आए नहीं है जिसके लिए रथ यात्रा विलंब होता है। हमें मालूम नहीं वो किस भक्त का उल्लेख कर रहे थे। मीडिया में चर्चा है कि गौतम अडानी जी आने वाले थे रथ यात्रा के दिन, लेकिन आ नहीं पाए, अगले दिन पहुंचे। तो उनका क्या डायरेक्शन ये था कि गौतम अडानी के लिए रथ यात्रा रोका गया? ये हम नहीं कह रहे, वो खुद बोले सारे भक्त अभी आए नहीं, इसलिए रथ यात्रा आज विलंब करके अगले दिन हम लोग शुरू करने वाले हैं। ओडिशा सरकार सवालों के घेरे में है तो ओडिशा के ही एक पुलिस अधिकारी के वायरल वीडियो ने राजनीतिक हलकों में तूफान मचा दिया है। कांग्रेस ने एक ट्वीट कर दावा किया है कि भुवनेश्वर के एसीपी नरसिंह भोल ने प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा कि पकड़ना नहीं है, पैर तोड़ना है, जो पैर तोड़ेगा वो मुझसे इनाम पाएगा। कांग्रेस के मुताबिक यह बयान उन लोगों के लिए दिया गया जो बीजेपी सरकार की लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरी की श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान जाने के बाद लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा भड़क उठा है। हादसे के लिए भीड़ प्रबंधन की विफलता और वीआईपी संस्कृति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हादसे को लेकर विरोध में ओडिशा समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों को लेकर कथित तौर पर एसीपी नरसिंह भोल का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि एसीपी की बातों में जो घमंड है, जो गुंडे जैसा रौब है, ये बीजेपी सरकार की सोच का नतीजा है। जहां विरोध करने पर जनता पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें जेल में ठूस दिया जाता है। लेकिन बीजेपी याद रखे, ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा विरोध की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। वहीं अभी तक राज्य या पुलिस या गृह विभाग की ओर से एसीपी के बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पुरी हादसे ने जहां प्रशासनिक कुबंधन को उजागर किया है, वहीं अब इस पर उठते विरोध को लेकर पुलिस और राजनीतिक दलों के बीच टकराव और तेज हो गया है। अगर एसीपी का बयान सत्य है तो यह न केवल सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। एसीपी का बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है तो लोकतंत्र के खिलाफ तो आरएसएस के होसबोले का बयान भी जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस के वरिष्ठ नेता दत्तात्रेय होसबोले पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे मनुस्मृति की सोच वाले व्यक्ति हैं और समाज के गरीब तबके को सशक्त होते नहीं देखना चाहते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है उसी को बनाए रखना उनका उद्देश्य है, इसलिए वे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों के खिलाफ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि यह केवल दत्तात्रेय होसबोले की निजी राय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की मूल विचारधारा है, जो सदैव दलितों, पिछड़ों, वंचित वर्गों के खिलाफ रही है। संविधान की रक्षा को लेकर चेतावनी देते हुए खड़गे ने कहा कि अगर इन्होंने संविधान के किसी भी शब्द को भी छूने की कोशिश की तो हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। हम अपने खून पसीने से संविधान की रक्षा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन अगर वाकई हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायी होते तो अस्पृश्यता खत्म करने और देश में एकता बढ़ाने का प्रयास करते, लेकिन इसके बजाय वे केवल शोर मचाकर भ्रम फैला रहे हैं। खड़गे ने देश की जनता से अपील की कि संविधान की मूल भावना की रक्षा करें और मनवादी सोच को नकारें। उन्होंने यह भी दोहराया कि कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतंत्र और समानता के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करती रहेगी। होसबोले को अगर मनुस्मृति का आदमी बताया जा रहा है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा जा रहा है कि वे मराठी के विरोधी क्यों हो गए। दरअसल महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य में त्रिभाषा नीति को लागू करने से संबंधित 2 शासकीय निर्गमन जीआर वापस ले लिए हैं।
इस नीति के अंतर्गत स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य करने का प्रावधान था, जिसे लेकर राज्य भर में विरोध तेज हो रहा था। अब इस मसले पर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक नई समिति गठित की गई है, जो त्रिभाषा नीति का पुनः अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करेगी। शिवसेना यूवी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस निर्णय को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री मराठी भाषा के खिलाफ क्यों हैं? उन्हें अन्य गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। उनके मन में मराठी भाषा के प्रति इतना जहर क्यों है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि यदि सरकार ने यह जीआर वापस नहीं लिया होता तो 5 जुलाई को एक बड़ा जन विरोध देखने को मिलता। उन्होंने दावा किया कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के कई नेता भी इस मुद्दे पर उनके समर्थन में आने वाले थे। ठाकरे ने घोषणा की कि वे 5 जुलाई को विजय रैली निकालेंगे। इस पूरे विवाद पर भाजपा नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी यूटी झूठ पर झूठ बोल रही है। जबरन हिंदी थोपने का फैसला खुद ठाकरे का था। भाजपा सभी भाषाओं का सम्मान करती है। बच्चा और उसके माता पिता तय करें कि कौन सी भाषा पढ़नी है, यही हमारी नीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। भाजपा के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ बोलना भाजपा की राष्ट्रीय नीति है। ये लोग महाराष्ट्र में इसी नीति के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ने वास्तव में माशेलकर समिति पर एक रिपोर्ट पेश की थी तो उसे सामने किया जाना चाहिए। एक समिति की रिपोर्ट जारी की गई है और कैबिनेट में रखी गई है, क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती? संजय राउत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने कैबिनेट के साथ जबरदस्ती हिंदी पर चर्चा की। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये एक राष्ट्रीय नीति है। यदि कोई राष्ट्रीय नीति राज्य के सामने आती है तो इस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उन्हें इतना ज्ञान भी नहीं है? उधर एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा कि इस जीआर के विरोध में केवल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि मराठी पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यह मानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य करना उचित नहीं है। रोहित पवार ने कहा कि विरोध की एकजुटता के कारण ही राज्य सरकार को पीछे हटना पड़ा है। त्रिभाषा नीति को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया उबाल आ गया है। एक और विपक्ष इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बता रहा है, वहीं सरकार इसे शिक्षा में विकल्प और स्वतंत्रता का विषय कह रही है। आने वाले विधानसभा सत्र में यह मुद्दा और भी गरमा सकता है। सरकारला शहाणपण सुचलंय की नाही हे येत्या काही दिवसात कळेल, पण तूर्त त्यांनी हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द केला आणि जर का त्यांनी रद्द केला नसता तर मराठी माणसाची एकजूट ही आता झालेली आहेच, पण त्यांनी रद्द केला नसता तर 5 तारखेच्या मोर्चात सरकारला शहाणपण सुचलंय की नाही। मराठी अस्मिता का मुद्दा महाराष्ट्र में सुलग रहा है तो आज मिजोरम में अलगाववाद की आग ठंडी होने का जश्न भी बन रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को मिजोरम के नागरिकों को रेमनानी की शुभकामनाएं देते हुए 1986 में हुए मिजो शांति समझौते मिजो पीस अकॉर्ड को याद किया। पार्टी ने ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए इस ऐतिहासिक समझौते को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया, जिसने मिजोरम में दशकों तक चले उग्रवाद को समाप्त कर एक नए युग की शुरुआत की। 30 जून 1986 को भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट MNF के बीच मिजो शांति समझौता हस्ताक्षरित हुआ। यह समझौता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ, जब केंद्र सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच गहन बातचीत के बाद यह ऐतिहासिक सहमति मिली। समझौते पर भारत सरकार की ओर से गृह सचिव जी पार्थसारथी और MNF की ओर से लाल डेंगा ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने 1966 से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष को समाप्त कर मिजोरम में शांति, लोकतंत्र और विकास का मार्ग प्रशस्त किया। लाल डेंगा, जो एक समय में मिजोरम में विद्रोही नेता थे, इस समझौते के बाद राजनीति में लौटे और 1987 में मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। मिजो शांति समझौते की मुख्य शर्तें थीं कि मिजो नेशनल फ्रंट ने भारत के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त की। MNF ने कैडरों को आम माफी दी गई और उन्हें राजनीतिक मुख्यधारा में लाया गया। मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जो 20 फरवरी 1987 को लागू हुआ। मिजोरम में विकास के लिए विशेष आर्थिक सहायता और पुनर्वास योजनाओं की घोषणा की गई। रेमनानी हर वर्ष 30 जून को मिजोरम में मनाया जाता है। यह दिन उस ऐतिहासिक समझौते की स्मृति में मनाया जाता है जिसने मिजोरम को हिंसा से निकालकर एक शांतिपूर्ण राज्य बनाया। यह दिन मिजो समाज की एकता, भारत के संघीय ढांचे में विश्वास और लोकतंत्र की ताकत का प्रतीक है। कांग्रेस ने आज ट्वीट कर कहा कि ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ मिजोरम ऑन रेमनानी। On this day in 1986, the landmark Mizo Peace Accord was signed under the leadership of Shri Rajiv Gandhi, bringing an end to decades of insurgency and ushering in an era of peace and stability. मिजो शांति समझौता भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय है, जो यह दर्शाता है कि संवाद, विश्वास और राजनीतिक इच्छा शक्ति से सबसे जटिल समस्याओं का समाधान संभव है।
यह समझौता न केवल मिजोरम में बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में भारत में स्थायी शांति का एक प्रेरणा बना। मिजोरम में स्थायी शांति का जश्न मन रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आग्रह किया है कि वे अमेरिका और इजराइल को उनके आक्रामक युद्ध के लिए जवाबदेह ठहराए। ईरान चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और इजराइल को उनके शुरू किए हुए इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि वे ईरान के विरुद्ध हुए इस हालिया आक्रमण के लिए इजराइल और अमेरिका को उत्तरदायी ठहराए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष कैरोलिन रोड्रिग्स बिरकेट को भेजे गए समान पत्रों में अरागची ने इस्लामी गणराज्य ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध इजरायली शासन और अमेरिका द्वारा किए गए जानबूझकर आक्रमणकारी कार्यों पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ईरान के नागरिक इलाकों और शांतिपूर्ण परमाणु केंद्रों पर बिना उकसावे के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के कई सिद्धांतों का उल्लंघन है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के कई दस्तावेज और प्रस्ताव शामिल हैं। अरागची ने सुरक्षा परिषद से आग्रह किया कि वह इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका को आक्रामक कृत्य के आरंभकर्ता के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे तथा उन्हें क्षतिपूर्ति के प्रावधान सहित जिम्मेदार ठहराए। सुरक्षा परिषद क्या करेगी यह तो पता नहीं, लेकिन खेल के मैदान से एक बड़ी खबर है। जिम्बाब्वे के खिलाफ क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे टेस्ट मैच में कप्तान केशव महाराज ने इतिहास रच दिया। वह टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले स्पिन गेंदबाज बन गए। केशव महाराज ने रविवार को जिम्बाब्वे के क्रेग एरविन को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे किए। महाराज ने यह उपलब्धि अपने 59वें टेस्ट में हासिल की है। जिम्बाब्वे की पहली पारी में महाराज ने 3 विकेट लिए। टेस्ट में महाराज के अब 202 विकेट हो गए हैं। महाराज टेस्ट कैरियर में 11वीं बार एक पारी में 5 विकेट ले चुके हैं। इसके अलावा 6 बार वह एक पारी में 4 विकेट ले चुके हैं। एक पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 129 रन देकर 9 विकेट है, वहीं एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 283 रन देकर 12 विकेट है। टेस्ट में 200 विकेट लेने वाले केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के 9वें गेंदबाज हैं। देश के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज गेल स्टेन हैं। उन्होंने 93 मैचों में 22.95 की औसत से 439 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर पूर्व कप्तान शॉन पोलाक हैं, जिन्होंने 108 मैच में 421 विकेट लिए हैं। तीसरे स्थान पर मखाया एंटनी है। और अंत में आज का मौसम का हाल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आज सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में बिजली कड़कने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका जताई। सोमवार को हवा में नमी 95% तक पहुंची। मौसम विभाग ने सोमवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसका मतलब है कि मौसम में बदलाव हो सकता है। लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। विभाग ने बिजली गिरने और तेज बारिश की आशंका देखते हुए लोगों को सलाह दी है कि खुले मैदान और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें। हालांकि कल रविवार को हुई बारिश से दिल्ली NCR में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसके बाद भी उमस कम नहीं हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जून से 5 जुलाई तक NCR में मौसम में नमी बनी रहेगी और बादल छाए रहेंगे। 1 और 2 जुलाई को बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है, जबकि 3 से 5 जुलाई तक भी बारिश या गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तो ये थी आज दिन भर की सबसे अहम और असरदार खबरें, जो न सिर्फ देश की राजनीति और समाज पर असर डालती हैं, बल्कि लोकतंत्र, आस्था, भाषा और मानव अधिकारों जैसे मूल मुद्दों को भी केंद्र में लाती हैं। इन घटनाओं की तह में जाने और जनमन की नब्ज टटोलने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आने वाले दिनों में इन खबरों का असर किस रूप में सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। इस तरह की विश्लेषणात्मक और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।